सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बीएनएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13, जो कि सेक्शन 10 है मिस्ट्री ऑफ डाउटफुल ऑफेंसेस की बात करता है कि भाई मल्टीपल ऑफेंस हुए हैं, कोर्ट को पता नहीं है कि किस में सज़ा उसको होनी चाहिए। फिर दूसरा है कि रूल्स फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि एक जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको कितने टाइम तक अकेले रहने वाली जेल में रखा जा सकता है। सेक्शन 12 है द लिमिट्स, ठीक है ना, कि जो कन्फाइनमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसके ऊपर लिमिट बताता है, क्योंकि हम इंसान की तरह बिहेवियर करें ना कि जानवरों की तरह। सेक्शन 13 है पनिशिंग हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो बार बार जो रिपीटेड ऑफेंस करते रहते हैं, एक ही ऑफेंस को बार बार करते रहते हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट क्या रहेगी। तो देखिए, आपको पता है कि ये आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है, तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, ठीक है। और हमें क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए लॉ की हमें जब जजेस को क्या होता है कि जजमेंट देने के लिए हमेशा जो है एक लिखित में मतलब कोई रूल होना चाहिए जिसके तहत वो सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि अपनी मनमर्जी से तो वो कर नहीं सकते, तो इसलिए कैलकुलेटर फॉर जस्टिस उनके लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 के बारे में, जो बात करता है डाउटफुल ऑफेंस की। तो देखिए प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन रहती है। समटाइम्स द कोर्ट नोज द पर्सन इज़ गिल्टी। देखिए कोर्ट को पता होता है कि ये जो व्यक्ति है जो कोर्ट उसके सामने है वो क्या है, गिल्टी है, उसने ऑफेंस किया है, लेकिन क्या है, बट द कोर्ट इज़ नॉट श्योर एग्जैक्टली विच ऑफ द टू ऑफेंसेज ही कमिटेड। पर ऐसे दो ऑफेंस है जिसके अंदर कन्फ्यूजन है कि भाई इसने ये वाला ऑफेंस किया है या इसने ये वाला ऑफेंस किया। देखिए ऑफेंस किया है ये क्लियर है, लेकिन कौन सा वाला किया है इसके लिए कन्फ्यूजन है। तो सॉल्यूशन क्या है, देखिए सेक्शन 10 जो है उसके लिए आंसर देता है। सो डू वी गिव द बिगर पनिशमेंट और द स्मॉलर वन। देखिए अब जो है दो ऑफेंस हैं, दोनों के अंदर क्या होगी सज़ा, उसकी एक के अंदर कम होगी और एक के अंदर ज़्यादा होगी। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग सज़ा है तो उसमें क्या करें जी, भाई उसको ज़्यादा सज़ा वाले ऑफेंस में उसको कन्विक्ट किया जाए या फिर छोटे वाले में किया जाए। आपको ध्यान रखना है हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलता है जिसने ऑफेंस किया है। तो सेक्शन 10 सेज इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, उन केसेस के अंदर इसमें जजमेंट दी गई है कि भाई उस व्यक्ति ने, वो जो व्यक्ति है वो उसने मल्टीपल ऑफेंस के मतलब उसने कमिट किए हैं, वो मतलब उनके लिए गिल्टी है, बट दैट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। अब ये डाउटफुल है कि भाई कौन सा वाला एग्जैक्टली क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ए ऑफेंस बी ऑफेंस, मतलब उसने ऑफेंस किया है लेकिन ए किया है कि बी किया ये नहीं पता। द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। जैसे मैंने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसके पास जाएगा, हमेशा एक्यूज के फेवर में जाता है। तो हमेशा उसको क्या सज़ा दी जाएगी, जो जिस ऑफेंस के अंदर कम लोएस्ट पनिशमेंट दी होगी वो उसी के अंदर उसको कन्विक्ट किया जाएगा। अब देखिए इंग्रेडिएंट है इसके गिल्टी ऑफ वन, ठीक है। द पर्सन इज नॉट इनोसेंट। वो पर्सन देखिए साफ पता है कि भाई मैंने जैसे कहा कि पता तो है किसने किया है, लेकिन कौन सा वाला किया नहीं पता, तो वो इनोसेंट तो नहीं है। द कोर्ट इज 100% श्योर ही डिड समथिंग रॉन्ग। कोर्ट को पता है, 100% पता है कि उसने गलत तो किया है, लेकिन क्या गलत किया है दैट दे डोंट नो। इंग्रेडिएंट्स हैं देखिए बाकी डाउट के बारे में। एविडेंस इज ट्रिकी, ऐसा भी हो सकता है कि भाई एविडेंस ही थोड़ा सा ट्रिकी है। द एविडेंस शोज ही कमिटेड क्राइम ए और क्राइम बी। अब एविडेंस ये दिखा रहा है कि भाई इसने ये वाला किया है कि वो वाला किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी क्या है, ट्रिकी है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, नो क्लैरिटी। इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड प्रिसाइजली विच स्पेसिफिक सेक्शन अप्लाइज। अब जो है प्रिसाइजली आप जो क्लियरली ये नहीं कह सकते भाई कौन सा वाला सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होगा और किसके अंदर उसको कन्विक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, मैंने जैसे कहा कि देखिए लोएस्ट पनिशमेंट दी जाएगी। बेनिफिट ऑफ डाउट किसके फेवर में जाता है, वो हमेशा एक्यूज के फेवर में जाता है। एग्जाम्पल है, अब देखिए थेफ्ट कमिट किया है किसी ने कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है ना। एग्जाम्पल है ए सर्वेंट इज फाउंड विद हिज मास्टर्स मिसिंग मनी। एक जो नौकर है वो अपने मालिक के जो पैसे गुम हुए हैं उसके साथ में वो मिलता है। अब डाउट है, डिड ही स्टील इट फ्रॉम द ड्रॉअर, भाई उसने उससे चोरी किया है या फिर और इट वॉज गिवन टू हिम टू कैरी एंड ही केप्ट इट, और क्या उसको ये पैसे दिए गए थे किसी पर्पज़ के लिए और उसने अपने पास रख लिए। तो मतलब क्या एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या फिर उसने चोरी की है, क्या थेफ्ट है। तो कोर्ट कहेगा कि देखिए वी नो ही टुक इट, ये तो पता है कि इसने लिए हैं, बट वी डोंट नो हाउ। अब ये नहीं पता कि उसने इस पैसे को, ये जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है उसने, ठीक है,
या फिर उसने ये चोरी किया है। अब तो ये कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है कि उसने कुछ गड़बड़ किया है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब वर्डिक्ट क्या रहेगा, देखिए थेफ्ट की जो पनिशमेंट है ये वो 3 साल की है, इज़ 3 ईयर्स, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो पनिशमेंट है इज़ 7 ईयर्स। ठीक है, अब सेक्शन 10 यहाँ पे अप्लाई होगा, ही गेट्स द लोअर पनिशमेंट। तो जो अब लोअर पनिशमेंट किसके अंदर है, चोरी के अंदर, थेफ्ट के अंदर 3 साल की सज़ा है, तो उसको रिजल्ट क्या रहेगा, 3 साल की सज़ा दी जाएगी। अब उदाहरण आप हिंदी में भी समझ लीजिए। सिनेरियो, एक आदमी के पास चोरी का सामान मिला, ठीक है, कोर्ट को शक है या तो उसने खुद चोरी की है या उसे पता था कि ये चोरी का माल है और उसने रख लिया। हमेशा देखते हैं ना, जब भी चोरी के केस के अंदर जब भी रिकवरी होती है तो हमेशा देखा होगा कि भाई किसी और के पास से सामान मिलता है, जिसने चोर ने उसको बेचा होता है, और मतलब 1 लाख का आईफोन अगर 15,000 में खरीद रहे हैं तो कोर्ट समझेगा ना कि ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ आती है कि भाई कोर्ट को शक है या तो ये खुद उसने चोरी किया है, ठीक है, या फिर उसके पास अगर ये फ़ोन है, ठीक है, तो या फिर उसने किसी से खरीदा, जैसे मैंने कहा कि 1 लाख का फ़ोन 15,000 में खरीदा, या तो उसने फ़ोन ही चोरी किया है। ठीक है, तो नतीजा क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, अगर दोनों जुर्म की सज़ा अलग है तो कोर्ट उसे कम वाली सज़ा देगी। ये सेक्शन 10 का नियम है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 11 पे चलते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है सेक्शन 11। देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती क्या है, व्हाट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आइसोलेशन, ठीक है, कीपिंग अ प्रिजनर अलोन, जो कैदी है उसको अकेले रखना, मतलब कोई भी उसके पास में नहीं रहेगा, अवे फ्रॉम अदर प्रिजनर्स, सारे जो प्रिजनर्स हैं बाकी सब जो कैदी हैं उन सबसे अलग रखना। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, वेरी स्ट्रिक्ट। इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीरियस नेचर की पनिशमेंट होती है। दैट इज़ वाई द लॉ कंट्रोल इट स्ट्रिक्टली, इसलिए जो कोर्ट जो लॉ है वो हमेशा इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको हमेशा भी नहीं रखना है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, देखिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। द कोर्ट कैन ऑर्डर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ओनली इफ द पर्सन इज सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसमें कठोर लेबर, हार्ड लेबर करवाई जाती है उससे, और सीरियस जो केसेस होते हैं उनके अंडर उसको कन्विक्ट किया होता है, तो उन केसेस के अंदर ही आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। जो जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, जिसके अंदर सिर्फ जेल में रहना होता है, उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अंदर आप ये मतलब ये उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देंगे। देखिए स्केल रूल 1 मैंने इसमें रखा है, सेंटेंस लेंथ। तो सज़ा की जो लेंथ है वो, अगर मान लीजिए इफ द टोटल जेल टर्म इज़ अप टू 6 मंथ, मान लीजिए उस कन्विक्ट को 6 महीने की सज़ा मिली है, तो अब उसको कितने समय के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब मिल सकती है। देखिए नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, ये रूल है कि 1 महीने से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रख सकते, अगर सज़ा की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 6 महीने की है। अब देखिए दूसरा स्केल है रूल 2 के अंदर, हम बात करते हैं सेंटेंस की लेंथ। मान लीजिए इफ़ द टोटल जेल टर्म इज 6 मंथ्स टू 1 ईयर, अब मान लीजिए 6 महीने से बढ़ के 1 साल तक की सज़ा है, उसको सज़ा मिली है, तो उसको सज़ा जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो सिर्फ 2 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 मंथ्स है, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए रूल 3 है, सेंटेंस लेंथ है, मान लीजिए द टोटल जेल टर्म इज़ मोर देन 1 ईयर, अब मान लीजिए अब 1 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी हो सकती है, 3 महीने हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको कितनी भी सज़ा मिली हो, लेकिन उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ 3 महीने की ही हो सकती है। आगे चलते हैं। देखिए मैक्सिमम लिमिट क्या है, देखिए नो मैटर हाउ लॉन्ग द सेंटेंस इज, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नेवर एक्सीड 3 मंथ्स इन टोटल। उसको चाहे मौत की सज़ा मिली हो, डेथ सेंटेंस हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या कोई भी सज़ा मिली हो, 8 साल 10 साल 15 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ 3 महीने की ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सिंपल एग्जाम्पल है, राजू को 5 साल की कठोर जेल रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई, तो क्या जज उसे 1 साल के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आंसर है द मैक्सिमम कितना टाइम है, सिर्फ 3 महीने ही है। अब देखिए सेक्शन 12 है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 3 महीने के लिए है तो उसको 3 महीने के लिए ही उसको बंद करके रखेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे सेक्शन 12 बताता है कि वाई डू वी नीड लिमिट्स, ठीक है। लिविंग अलोन इन अ डार्क सेल कैन मेक अ पर्सन मैड। अब भाई अगर आप किसी अकेले को अगर ऐसे रखें किसी इंसान को, तो वो क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। उसको सुधारना है, उसको अपनी चीज़ों से रियलाइज़ कराना है, ना कि उसको जो है पागल करना है, ठीक है।
तो फिर तो बेसिकली उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर पागल हो गया तो उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या किया, है ना। तो सेक्शन 12 इंश्योर्स द पनिशमेंट इज़ ह्यूमन। तो जो पनिशमेंट जो होनी चाहिए वो इंसान की तरह होनी चाहिए, उसको जानवर जैसा बिहेवियर नहीं, मतलब उसकी तरह नहीं ट्रीट करना है। इट एक्ट्स एज अ ब्रेक बटन। सेक्शन 12 जो है एक तरीके से यहाँ पे ब्रेक्स बता दें कि भाई इतने इतने टाइम के लिए ही उसको अंदर रख सकते हैं, मतलब 3 महीने हैं टोटल, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार 3 महीने ही उसको अंदर रखेंगे। तो ब्रेक बटन के बारे में बात करता है सेक्शन, ये सेक्शन। तो दिया हुआ है, देखिए 14 डे लिमिट दी गई है, एक बार में सिर्फ 14 दिन, ठीक है। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस सच कन्फाइनमेंट शेल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम। तो एक बार में आप जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, जब भी आप उस सेंटेंस को, सज़ा को दे वो कर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए ही कर सकते हैं। अब आगे देखो, इसको आपको 14 दिन तो है, लेकिन मान लीजिए 3 महीने टोटल रखना है, तो वो कैसे कैसे रहेगा। तो देखिए इंटरवल होना चाहिए, कंटिन्यूस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट कीप समवन फॉर 14 days, गिव 1 day ब्रेक एंड पुट देम बैक। ऐसा नहीं कर सकते भाई 14 दिन के लिए अंदर रखा, क्योंकि हमें तो 3 महीने निकालने हैं, तो ऐसा करते हैं 1 दिन के लिए उसको गैप दे देते हैं, वापस से 14 दिन के लिए रख देते हैं, फिर 1 दिन का गैप देते हैं, फिर वापस से। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो गैप है, द गैप मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द कन्फाइनमेंट पीरियड। तो जितने दिनों के लिए आपने उसको जेल के अंदर रखा, उतना ही आपको समय देना होगा उसको बाहर रखने के लिए, ठीक है, बाकी सब जो कैदी हैं उनके साथ में रखने के लिए। तो मान लीजिए 14 दिन के लिए अंदर रखा, तो 14 दिन का ही गैप देना पड़ेगा नेक्स्ट उसको 14 दिन के लिए रखने के लिए, ठीक है। तो ये इंटरवल के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, इफ़ प्रिजनर इज़ इन सॉलिटरी फॉर 10 days, मान लीजिए वो 10 दिन के लिए उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किया, तो ही मस्ट बी ब्रॉट आउट फॉर एटलीस्ट 10 days बिफोर गोइंग बैक इन। तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और उसको 10 दिन के लिए कम से कम, मतलब 10 दिन को उसको एटलीस्ट 10 दिन रखना होगा, उससे ज़्यादा रख सकते हैं, और ताकि अगर बाद में भी फिर से उसको वापस से सॉलिटरी में रखना है तो। अब रूल 3 है फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस। मान लीजिए जो लंबी सज़ा है, इफ़ द टोटल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड एक्सीड 3 months, ठीक है। अब जो टोटल जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा की है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शेल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month, ठीक है। तो हर महीने में सिर्फ 7 दिन ही दे सकते हैं। तो ये जो 3 महीने भी हैं, इनको भी लंबे टाइम तक ऐसे खींचना पड़ेगा, तो इसके अंदर वो 14 days भी नहीं आता है। अब देखिए सिनेरियो 6 है, 6 months सेंटेंस है, 6 months रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, तो मैक्सिमम सॉलिटरी अलाउड है सेक्शन 11 के अंदर 1 month टोटल। हाउ टू एग्जीक्यूट, वो सेक्शन 12 बताता है कि भाई एग्जीक्यूट कैसे करी जाएगी, क्योंकि सेंटेंस जो है 3 महीने से ज़्यादा की है, ओनली मतलब 3 महीने से ज़्यादा तक की 3 महीने तक दी जा सकती है, तो वो 7 days पर मंथ ही अलाउड होगी, ठीक है ना। जो बड़े केसेस होते हैं उनके अंदर होता है। उदाहरण इसका, अगर सज़ा 3 महीने से ज़्यादा है तो 1 महीने में सिर्फ 7 दिन सॉलिटरी में रख सकते हैं, पूरे महीने के लिए अकेले नहीं छोड़ सकते। आगे चलते हैं, सेक्शन 13 के बारे में जो बताता है एनहांस्ड पनिशमेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए। तो जो रिपीटर्स होते हैं, पीपल हु डू नॉट लर्न देयर लेसन, दे कमिट क्राइम्स, गो टू जेल, कम आउट एंड डू इट अगेन। तो ये वो इंसान है जिनको, देखिए जेल एक तरीके से सज़ा देने के लिए नहीं है, वो बेसिकली रिफॉर्म करने के लिए होता है, उनको सुधारने के लिए होता है। तो अगर कोई इंसान जेल में रहने के बाद भी वो बार बार जब भी बाहर आता है वो फिर से वही ऑफेंस कमिट करता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहेंगे, वो सुधर नहीं सकते, ठीक है। वो बार बार क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर वही क्राइम करते हैं। तो उनके लिए जो है कानून क्या है, बहुत ही सख्त है। द लॉ सेज द सेकेंड टाइम वी विल बी स्ट्रिक्टर। अगर आपने दोबारा किया तो इस बार हमने आपको अगर 1 साल की सज़ा दी है, तो अब जो है बहुत ही बड़ी सज़ा मिलने वाली है आपको, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स हैं, देखिए प्रीवियस कन्विक्शन होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब हुआ कि उसने पहले भी किया होगा। द पर्सन मस्ट हैव बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया बिफोर। देखिए हमारे देश के अंदर कम से कम उसने एक बार कोई ऐसा क्राइम किया हो जिसमें उसको कन्विक्ट किया हो। इफ़ दे वर नेवर कॉट बिफोर, सेक्शन 13 डज नॉट अप्लाई। तो अगर मान लीजिए क्राइम तो बहुत बार किया लेकिन कभी पकड़ा ही नहीं गया, अगर वो पकड़ा नहीं गया तो तभी भी सेक्शन 13 नहीं लगेगा, ठीक है ना, उसको कन्विक्ट होना चाहिए। फिर आता है इंग्रेडिएंट 2 है स्पेसिफिक चैप्टर्स। दिस रूल अप्लाइज ओनली टू ऑफेंसेस अंडर। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये जो रूल है सेक्शन 13 का, ये सिर्फ उनमें लगेगा जिनमें मान लीजिए कॉइन्स की, मतलब जब आप फोर्जरी करते हैं, मतलब नकली नोट छापते हैं, करेंसी के साथ में करते हैं, स्टैम्प्स के साथ में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और ऑफेंसेस जो प्रॉपर्टी से, चोरी से, इन सब चीज़ें, रॉबरी, ये इन सब चीज़ें रिलेटेड है, उन पे ये अप्लाई होता है सेक्शन 13, ठीक है। तो द टर्म है द प्रीवियस ऑफेंस मस्ट हैव बीन पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और अपवर्ड्स, ठीक है। जो प्रीवियस ऑफेंस है वो क्या होना चाहिए,
वो पनिशेबल होना चाहिए लगभग मतलब 3 साल या फिर उनसे ज़्यादा का होना चाहिए। तो ये भी इसकी कंडीशन है। द पनिशमेंट है इफ़ दे कमिट अ सिमिलर ऑफेंस अगेन दे शैल बी सब्जेक्ट टू, अगर वही ऑफेंस वो दोबारा से कमिट करते हैं तो उनको क्या सज़ा मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उनको उम्र कैद मिल सकती है, या फिर अप टू 10 ईयर्स, या फिर उनको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब सिनेरियो है द कॉइन काउंटरफीटर, तो जो जो सिक्कों को काउंटरफीट करते हैं, नकली सिक्के बनाते हैं, मान लीजिए देखिए पास्ट में क्या हुआ है कि मिस्टर एक्स वॉज कन्विक्टेड फॉर मेकिंग फेक कॉइन्स, ठीक है, एंड सर्व 3 ईयर्स। तो उसने उसको उसको सज़ा दी गई, भाई आपने जो है नकली सिक्के बनाए थे, तो उसके लिए 3 साल की सज़ा दी गई। अब आज के टाइम पे प्रेजेंट में क्या हुआ, ही कम्स आउट एंड मेक्स फिक्स करेंसी नोट्स अगेन, और फिर से आके वही काम फिर से वही करता है। तो रिजल्ट क्या होगा, अंडर सेक्शन 13 ही कैन नाउ फेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जो सेक्शन 13 ये कहता है कि ऐसे जो ऑफेंडर्स होते हैं हैबिचुअल, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। उदाहरण है चोर की कहानी। अगर कोई चोर पहले पकड़ा गया था और उसे 3 साल की सज़ा मिली थी, अगर वो दोबारा चोरी करता है तो सेक्शन 13 के तहत उसे उम्र कैद हो सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए क्विक रिकैप है आगे। सेक्शन 10 को हमने पढ़ा कि जो डाउटफुल ऑफेंस हैं, कि भाई ऑफेंस ए हुआ है कि बी हुआ है, तो उसके अंदर जो उसकी लोएस्ट पनिशमेंट होगी उसकी सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 11 है सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है, तो भाई कितनी सज़ा है उसके लिए, या तो 1 महीने तक की, 2 महीने और 3 महीने सिर्फ मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सेक्शन 12 है सॉलिटरी, जो लिमिट है वो कितने टाइम की है, एक बार में कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, 14 डेज़ के लिए ही रख सकते हैं। और सेक्शन 13 बताता है रिपीट ऑफेंडर, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनको क्या हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है या फिर 10 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है। Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel, and I'll be uploading the more videos very soon. Thank you. सुंदर JD लॉ एजुकेशन।